तो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है आज का, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठन है 1870 के दशक से 1947 तक। तो इसमें हम क्रमवार विवरण उनका देखेंगे 1870 से लेकर के 1947 तक। किस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद जब जनता जागरूक हुई, राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है, विभिन्न दलों का सामने उदय होता है, विभिन्न प्रकार के दल बनते हैं जो देश को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल योगदान देते हैं, उनके बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी युग की चर्चा करेंगे, जो कि जब महात्मा गांधी अपने 46 वर्ष की आयु में 1915 में वापस अफ्रीका से भारत आते हैं, तब से जो भी आंदोलन हुए हैं तो उनकी क्रमशः चर्चा की जाएगी। उनके पहले भी जो बंगाल विभाजन मुद्दा था करजन का, उसमें भी चर्चा होगी। इसमें 1905 का जो बंगाल विभाजन था, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था महात्मा गांधी के आने के बाद की ये घटना है 1919 की। उसके बाद जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाए गए थे, उन आंदोलनों के बारे में भी चर्चा होगी। दांडी मार्च यानी नमक कानून तोड़ना, इसकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 42 का, उसकी भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद चूँकि इसमें 1947 तक का अध्ययन करना है अपने को, तो स्वतंत्रता जब मिलती है भारत को, उसके बाद किस प्रकार से पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अलग होता है, उसका भी डिटेल इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें सारी घटनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो इसी चैप्टर में दी गई हैं, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी चर्चा आज शुरू करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आए और किस प्रकार से हम स्वतंत्रता हम लोगों ने प्राप्त करी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक डायग्राम दिया गया है। ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस, इसमें दिखाया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़ रही है पुलिस और जनता, स्वतंत्रता सेनानी। तो इसी कहानी से शुरू होती है। इसमें बताया जाता है कि पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। ये सारी चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है, जैसे कि भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण कैसे किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, फिर नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से अंग्रेज आए और किस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था बनाई, किस प्रकार से विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की स्थापना की जो गुरुकुल पद्धति थी, तो उसकी जगह उन्होंने स्कूल पद्धति और यूनिवर्सिटी पद्धति लाई। तीसरा है किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया, जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे थे अब उनको गुलाम बना लिया गया, इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आए। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव क्या थे, शैक्षणिक बदलाव भी हमने बुड डिस्पैच तक का देखा था, बहुत सारे हार्टोग समिति सबके द्वारा जो भी आए थे उनके द्वारा किए गए थे, उनका क्रमशः विवरण हमने देखा है। उसके बाद है महिलाओं की स्थिति संबंधित वाद विवाद, जो समाज सुधार आंदोलन एवं महिलाओं से संबंधित थे, उनकी भी चर्चा की गई है। इसके बाद है जाति व्यवस्था। अभी ही इसके पहले वाले लेक्चर में जो एंझवा जनजाति थी दक्षिण भारत में, एंझवा और पुलैया जनजाति, उनको लेकर के जो जाति व्यवस्था मंदिर में प्रवेश को लेकर था, उस मुद्दे पर चर्चा की गई है। उसके बाद है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा राव फुले, इन सब के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। वहीं 1857 की क्रांति की बात करें तो आपको इसका विस्तृत अध्ययन बता दिया गया है, विस्तृत चर्चा इस पर भी की गई है, किस क्षेत्र में किसके नेतृत्व में ये क्रांति हुई और किसके द्वारा दमन की गई, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। वहीं हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, किस प्रकार से भारतीय जो
सर्वश्रेष्ठ कौशल माना जाता था, उसका किस प्रकार से अंग्रेज़ों द्वारा औद्योगिकरण, जब वहाँ नीति इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई तो किस प्रकार से उसका पतन कर दिया गया और उद्योगों का विकास किया गया, उद्योगों का। इस प्रकार से ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें जितनी भी ये अभी तक के टॉपिक बताए गए हैं इन पर चर्चा की जा चुकी है, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, अर्थात 1870 के बाद की, 1870 से लेकर के उसके बाद की 1947 तक की, उस पर चर्चा इसमें होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इन मुद्दों के बारे में। आपने जो कुछ पढ़ा इसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इन मुद्दों को देखते हुए इसमें बताया जाता है कि आप इससे क्या इस निष्कर्ष तक पहुंच पा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन से लोग असंतुष्ट थे, और असंतुष्ट थे तो क्यों असंतुष्ट थे, उसके बारे में अब कैसे कैसे असंतुष्ट थे लोग, किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया और स्वतंत्रता प्राप्त की, उस बारे में अब चर्चा की जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन से यह टॉपिक स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रवाद का उदय, ये बिंदु है इसका पहला बिंदु। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो इस प्रकार से यह शब्दावली भी पूछ ली जाती है कभी कभी सीटेट के एग्जाम में कि भारत का मतलब क्या है, तो यहाँ की जनता है, जहाँ भारत और यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा और जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो भारत से यह आशय है या भारत का यह अर्थ है। इस प्रकार से क्वेश्चन में ये आता है। फिर है, यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। लोगों को अब यह एहसास होने लगा 57 की क्रांति के बाद कि अंग्रेज जो हैं वह भारत के संसाधन और लोगों की ज़िंदगी पर क्या किए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता है, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। इसलिए अब संघर्ष होंगे, चूँकि अंग्रेज़ों के नियंत्रण से उनको स्वतंत्रता चाहिए, भारत के लोगों को और भारत को भी, भारत भूमि को भी। तो इस प्रकार से अब शुरू होगी आगे की कहानी। तो यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। 1870 से 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो आप इनके नाम याद रखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रकार के संगठन थे जिनमें वकील पेशेवर शामिल थे और इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी। ये राजनीतिक संगठन के रूप में ये संस्थाएं कार्यरत हो चुकी थी उस समय तक। तो इनके नाम आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है 70 से 80 के दशक में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं उभर कर सामने आईं। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए। सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का, सार्वजनिक यानी सभी लोगों का। तो पूना सार्वजनिक सभा जो है, पूना सार्वजनिक सभा का मतलब, तो सार्वजनिक शब्द का यहाँ अर्थ बताया गया है कि सभी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानते थे। भले ही कोई संगठन जो थे वे कहीं भी स्थापित हुए हों भारत के किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वे ये नहीं मानते थे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, वे पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा इसमें वर्णन दिया गया है। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे
लोग संप्रभु हूँ, लोग संप्रभु हूँ, इसलिए वे कार्य कर रहे थे। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की क्या हो, आज़ादी होनी चाहिए, उसी को संप्रभु बोलेंगे। जनता का शासन, जनता वहाँ स्वयं निर्णय करे। संप्रभु का अर्थ यहाँ बताया गया है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। तो इस प्रकार से संप्रभु का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो 1870 और 80 के दशकों में 70 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, हथियारों के लिए आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार क्या किया गया, छीन लिया गया। भारतीयों से यह अधिकार छीन लिया गया कि अब आप अपने पास हथियार किसी प्रकार का नहीं रख सकते हैं। ये 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। तो यह क्वेश्चन आता है कि आर्म्स एक्ट पारित कब किया गया, तो 1878। इसके परिणाम मतलब इसका अर्थ क्या था, तो भारतीयों के पास जो हथियार थे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, अर्थात अब भारतीय अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे। आर्म्स एक्ट के तहत उनसे अधिकार छीन लिए गए, हथियार रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब, उसी साल। तो 1878 में दो कार्य किए गए अंग्रेजों द्वारा, एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया, हथियारों को छीन लिया गया, दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अर्थात आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, अर्थात आपकी वाक एवं पटुता जो अभी मानव अधिकार है वर्तमान का, उसको भी उन्होंने क्या किया, छीन लिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसमें दिया गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को चुप कराया जा सके, इसलिए लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो आप दोनों को याद रखेंगे, 1878 में दोनों चीज़ें लाई गईं। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या करेगी, जब्त कर सकती है। ये इसका परिणाम था, अर्थात आपकी बोलने की स्वतंत्रता भी अब आपसे छीनी जा रही थी इस एक्ट के तहत। फिर है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था, तो ये भारत के हित में था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया और इसको रद्द करवा दिया। भारत सरकार इसको, जो भारतीय थे, आंदोलनकारी थे या सभाएं थी, उन्होंने इसको वापस ले लिया। चूँकि ये ब्रिटिशर्स पर भी मुकदमा चलाने की क्षमता रखता था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था, किसने, अंग्रेजों ने। तो 1883 में सरकार ने क्या किया, इल्बर्ट बिल लागू किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो सरकार थी इल्बर्ट बिल कब लागू करने का प्रयास करती है, तो 1883 में। या इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ, तो 1883 में। इसका विरोध क्यों किया गया, चूँकि ये ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर भी क्या करता था, मुकदमा चला सकते थे। भारतीय न्यायाधीश जो थे वे ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर भी मुकदमा चला सकते थे, इसलिए 1883 में क्या हुआ, इल्बर्ट बिल लागू किया गया था। लेकिन इसका क्या किया, अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार यह विधेयक क्या किया, वापस ले लिया। फिर तो इस प्रकार से यह विधेयक वापस ले लिया गया। तब जाके भारतीयों को यह पता चल गया कि ये हमारे पक्ष में नहीं हैं, इसलिए अंग्रेजों के असली रवैये का भारतीयों को पता चला इससे। तो ये सारी घटनाएं क्रमशः जो घट रही हैं ये एग्जामों में पूछी जाती हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। 78 का आर्म्स एक्ट, 78 में ही आपका वर्नाक्यूलर एक्ट आया, उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल लागू किया गया। तो इस प्रकार से इसकी एक सीरीज अब चलेगी, जो धीरे धीरे शोषण होते होते फिर आंदोलन में परिवर्तित होगी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
तो पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी। पढ़े लिखे जो भारतीय थे उनके लिए एक अखिल भारतीय अर्थात पूरा भारत जो था वो एकजुट हो, तो अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या किया, फैसला लिया। तो ये भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885, आप याद रखेंगे देश भर के कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा अभी भी। तो बम्बई में इसकी स्थापना, बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया 1885 में, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका फुल नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिर है रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, इनको याद रखेंगे आप नौरोजी। इनकी एक पुस्तक भी है। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। नौरोजी जी को आप याद रखेंगे, ये ब्रिटिश संसद के कुछ समय के लिए क्या थे, सदस्य थे। इन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। अब प्रचारक का अर्थ समझ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। तो प्रचारक की भूमिका किसने निभाई थी, ये क्वेश्चन आता है, तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इनको आप याद रखेंगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। और जो योगदान था कांग्रेस की स्थापना में, तो ब्रिटिश सेवानिवृत्त एक अफसर था A.O. ह्यूम, इसको भी आप याद रखेंगे, A.O. ह्यूम को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इनकी एक जो पुस्तक है आप इसको ज़रूर लिख लें, शॉर्टकट में कोट बना करके लिख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहस तीखी आलोचना की गई थी इसमें। तो इस प्रकार से आप इनकी बुक का ज़रूर नाम याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे IMP लगा करके। पुस्तक थी इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं। अब हम इस कोट को देखते हैं। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार लिखता है। क्या लिखता है अब देखते हैं। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो इस प्रकार से ये उम्मीद रखी जाती है कि ये हमारी भावी संसद का केंद्रक बनेगी और देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। इस प्रकार से इंडियन मिरर नामक अखबार इसमें छापता है। 1886 की ये घटना है, जनवरी की। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अर्थात इसमें ये नहीं है कि किसी एक जाति, किसी एक समुदाय की है, इसमें सारे समुदाय के लोग सम्मिलित हैं, ऐसा बदरुद्दीन तैयब जी संबोधित करते हैं भाषण में अपने। तो इस प्रकार से इस कोट को, मिरर का नाम आप याद रखेंगे 86, इंडियन मिरर नामक अखबार। लेकिन इनकी पुस्तक ज़रूर याद रखेंगे, पुस्तक इनकी पूछी जाती है। अब देखेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। कांग्रेस की स्थापना हो गई, अब हम देखेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। ठीक, तो मध्य मार्गी पार्टी की संज्ञा दी गई कांग्रेस को पहले 20 सालों में। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को
और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने क्या आवाज़ उठाई कि आप सरकार और शासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह दो, मतलब और भारतीय लोगों को सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा क्या की जाए, आयोजित की जाए। तो संघ लोक सेवा आयोग 1926 में फिर बनता है। अब गतिविधि ये स्टूडेंटों के लिए है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। कोर्ट देख लेते हैं। एक निरस्त का अर्थ क्या होता है? तो किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, ये निरस्त का अर्थ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही क्या था, कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति क्या होगी, कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को क्या किया जाए, निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये दोनों, एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 83 और एक 1878 आर्म्स एक्ट जो लाया गया था, तो इन दोनों को रद्द करने की कांग्रेस द्वारा मांग उठाई गई कि इन दोनों को आप रद्द करिए, आर्म्स एक्ट को भी और अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता आपके द्वारा दी जाए हमको। और जो ऊंचे पद हैं उस पर भारतीयों की भी भर्ती की जाए, चूँकि उसमें वेतन ज़्यादा था, इसलिए अंग्रेज अफसर भारी भरकम वेतन अपना क्या करते थे, ब्रिटिश भेज देते थे, ब्रिटेन भेज देते थे, और वह नहीं चाहते थे कि ऊंचे पदों पर भारतीय बैठें। और एक मांग की कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए, दोनों को। ये कांग्रेस की मांगें थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों से भरी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। अनाजों का जो हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारी निर्यात, यहाँ से लूटपाट सब ले गए वहाँ। तो क्या हुआ कि अकाल भी पड़ा। पहली बात तो अकाल पड़ जाता था उस समय, और निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया, तो भूखमरी फैल गई। भूखमरी में बहुत लोग, करोड़ों लोगों की जान चली जाया करती थी उस समय। तो अभाव पैदा हो गया अनाज का। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में क्या किया जाए, कटौती कर दी जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। इससे नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में क्या हुआ, बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दे भी बहुत सारे उठाए, जिनमें उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों की वजह से ही क्या हो रहा, अकाल पड़ रहा है। इन्होंने लगान अत्यधिक बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, और अनाजों का क्या किया, निर्यात कर दिया, बहुत भेज दिया ब्रिटेन में। इस कारण से अनाज का अभाव पैदा हो गया। और अब कांग्रेस मांग उठाती है कि आप लगान कम करिए, फौजी जो हैं उनके खर्चों में कटौती करिए, सिंचाई के लिए अनुदान दीजिए, नमक कर, और विदेशों में जो भारतीय मजदूर हैं उनके होने वाले जो उनके साथ गलत बर्ताव हैं, भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से क्या होता था, वनवासियों की बढ़ती हुई मुसीबतें थी, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था वनवासियों को। तो ये सारे बहुत सारे प्रस्ताव क्या किए गए, पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, मजदूरों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी।
सबको साथ में लेकर के चल रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो नेक्स्ट में है कि मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश के आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। उस समय जो सरकार थी उसको भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए कि भारतीयों की भावनाएं क्या हैं। तो इस प्रकार से वह अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि भेजती है और जो अंग्रेज़ थे उनकी निंदा करती है और प्रचार प्रसार करवाती है कि ये किस प्रकार से हमारे यहाँ के संसाधनों का और धन का और लोगों का कैसे शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से जनता को जागरूक भी करती है। यहाँ पे एक कोट दिया गया है सोने की चाह में, इसको भी देख लेते हैं। तो डिंसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता थे। 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था इन्होंने, नौरोजी जी को एक लेटर लिखा। किन्ने? डिंसा वाचा नामक मध्यमार्गी नेता ने। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग अपने ही काम काफ़ी अमीर हैं। वे लोग पहले से ही क्या हैं? काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से वह अवगत कराता है। डिंसा वाचक नामक एक मध्यमार्गी जो नेता होता है, कांग्रेस को उस समय मध्यमार्गी बोला जाता था, तो वह नौरोजी जी को ये संबोधित करके लेटर लिखता है कि सब क्या कर रहे हैं? व्यस्त हैं, अर्थात इनको जगाया जाए थोड़ा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, उसमें है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, और हम इसे लेकर रहेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये दिया गया था। तो इस पर अब चर्चा करेंगे। तो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है लाल बाल पाल के नाम से कौन से नेता जाने जाते हैं? तो आप इनको लिख सकते हैं कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की क्या करी? आलोचना करी। दो दल विकसित हुए थे, गरम पंथ और नरम पंथ। नरम दल के नेता, गरम दल के, तो ये गरम दल वाले थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? नरम पंथियों लोगों की आलोचना की। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता हैं और कौन नरम दल के? तो लाल बाल पाल, इनको आप याद रखेंगे, तीनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये गरम दल के थे। तो इन्होंने नरम पंथियों की क्या करी? आलोचना करी और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार ने नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। तो इनका जो कहना था गरम दल वालों का कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं कि सरकार अच्छा कर रही है, बल्कि अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए कि जो नहीं मिलेगा हम उसको छीन लेंगे। खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। IMP है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो 1905 में वायसराय कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय भारत के। बंगाल विभाजन पर क्या कर दिया था इन्होंने? बंगाल विभाजन कर दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। यह क्वेश्चन आता है कि जब 1905 में बंगाल विभाजन
हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। या भारत विभाजन किस सन में हुआ, तो 1905 में हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन के तौर पर, इसलिए आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार से पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो दोनों तरह से पूछ सकता है, या तो सन पूछ सकता है या फिर वायसराय का नाम पूछ सकता है। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्या था, प्रांत था। बंगाल सबसे बड़ा विकसित प्रांतों में से एक था उस समय। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो इस प्रकार से राजनेताओं पर अंकुश लगाने के लिए और जनता को बांटने के लिए पूर्वी बंगाल को असम में मिला दिया गया। तो यह क्वेश्चन कथन कारण के तौर पर भी पूछे जाते हैं कि कारण क्या थे, तो राजनेताओं पर अंकुश लगाना और बंगाल की जनता को बांटना। किस क्षेत्र को अलग किया गया, तो बंगाल का पूर्वी हिस्सा, और कहाँ मिलाया गया, असम में। तो इस प्रकार से आप इनको भी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में क्या हुई, गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका क्या किया, विरोध किया। अर्थात गरम दल नरम दल दोनों दलों ने इसका क्या किया, घोर विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के परिणाम क्या हुए, या बंगाल विभाजन के परिणाम के तौर पर कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ, कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, स्वदेशी को अपनाना, इस प्रकार से कई मुद्दे शामिल रहते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे कि आंदोलन कौन सा चला, स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी फैले गए। चित्र है बाल गंगाधर तिलक का, ये दिखाया गया है आपको। अखबार का नाम देखिए, तिलक के संपादन में निकले वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया, तो केसरी। इसको आप याद रखेंगे, मराठी अखबार था यह एक, केसरी के नाम से। या केसरी अखबार किसके द्वारा निकाला गया था, तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों प्रकार से पूछ सकता है। तो बंगाल में यह आंदोलन ताकतवर था ही, स्वदेशी आंदोलन। उसके साथ साथ कई इलाकों में भी ये आप एक झलकी देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की, किस प्रकार से लोग इकट्ठे हो गए और जुलूस निकाला। इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। इसकी क्या हुई, भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो यह क्वेश्चन भी आता है क्या, कि जो आंध्रा का डेल्टा इलाका है उस इलाके में या आंध्र वाले इलाके में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, वंदे मातरम आंदोलन। या वंदे मातरम आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। जैसा कि मैं बताया था, इसमें विदेशी वस्त्रों की होली, विदेशी का परित्याग करना, देसी को बढ़ावा देना, देसी चीज़ें अपनाना। तो यही सारी हैं कि स्वयं सहायता करना, स्वदेशी उद्यमों को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा जिसे बोला गया, भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। ब्रिटिश वस्तुओं और सामान का क्या करें, बहिष्कार कर दें। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के
समर्थक थे। तो इस प्रकार से आप ये कथन कारण में पूछे जाते हैं कि उस समय क्या हुआ, परिणाम क्या हुए। तो उस समय या जो आंदोलन चलाया गया उसके उद्देश्य क्या थे या उसके तथ्य क्या थे। तो स्वदेशी उद्यमों को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, स्व सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। वहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या था, तो इसमें लामबंद करना और ब्रिटिश संस्थानों को परित्याग कर देना, अर्थात जितने भी नौकर थे, कुछ लोगों ने जैसे रॉबिन हुड की उपाधि जो थी उनकी नाइटहुड की, तो उन्होंने छोड़ दी थी, उनको वापस कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी का परिणाम था बंगाल विभाजन का। तो इस प्रकार से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि सारे बिंदु थे उसके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में है 20वीं शताब्दी के आरंभिक या प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो 5 में बंगाल विभाजन हुआ और 6 में क्या हुआ, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों ने मिल करके कहाँ, तो ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, तो ढाका में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, ढाका में हुई। तो लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जो ये मुस्लिम लीग था उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किया, विरोध नहीं किया, उन्होंने समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो जो बंगाल विभाजन और लीग की स्थापना हुई, तो लीग ने क्या मांग रखी थी, बंगाल विभाजन का समर्थन किया और उन्होंने मांग रखी कि निर्वाचिका की व्यवस्था में क्या हो, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इसलिए जो 1909 में सरकार थी वह मांग को मान ली और अब क्या हुआ, परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। सिर्फ वहाँ से मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। यहाँ लाला लाजपत राय की एक प्रतिमा दी गई है। पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक, यह याचिका और निवेदकों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनकारी के एक प्रमुख नेता व आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो लाल बाल पाल आप तीनों को याद रखेंगे, ये बात पहले ही बताई गई है, ये पंजाब से थे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो 1907 में कांग्रेस टूट गई, 2 भागों में बट गई। कांग्रेस में फूट कब हुई, तो 1907 में, यह क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। तो दबदबा मध्यमार्गी अर्थात नरम दल का दबदबा रहा और जो गरम दल तिलक के अनुयायी थे वे बाहर से काम में लगे रहे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस प्रकार से 1907 में कांग्रेस फूट गई, या कांग्रेस की टूट गई जो है, फूट शब्द भी इस्तेमाल करता है पेपर में, तो उसको आप याद रखेंगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और मिले कब, तो 1915 में गरम दल नरम दल फिर से आपस में मिल गए। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 16 में होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। वो सूरत कूट के नाम से भी जाना जाता है जो टूट गई है, तो उसको आप याद रखेंगे कि 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों में फूट हुई थी। फिर लखनऊ समझौता में के तहत क्या हुआ कि मुस्लिम लीग भी इसमें सहयोग करने लगा। 1916 इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आरसी मजूमदार थे, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता थी 1916 में। तो लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये गठन थे, दोनों एक हो गए और
प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर के काम करने का फैसला लिया। तो इस प्रकार से 7 में हुई कांग्रेस की टूट, 15 में दोनों मिले, 16 में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ 2 शब्दावलियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। जैसा कि अभी विधायिका हैं, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे उस समय परिषद हुआ करती थी जहाँ लोगों के चुने हुए नेता जाते थे। अब हम देखते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात जनता का अब राष्ट्रवाद के रूप में कैसे उदय होता है उसका देखेंगे। तो 1919 के बाद कांग्रेस के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा था संघर्ष 1919 तक, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के कर रही थी, नरम दल गरम दल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग, 1919 के बाद क्या हुआ, ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अब अर्थात पूरी जनता इसमें भाग लेने लगी। चूँकि महात्मा गांधी 15 में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने जनता को एक करने का कार्य किया, इसलिए उसको बोलते हैं गांधीवादी युग की शुरुआत। तो 1919 में अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गए ये गठन। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूर ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी क्या हुए, कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। तो इस प्रकार से अब पूरी जनता का सहयोग मिलने लगा 1919 से, इसलिए उसको बोलते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय। तो क्वेश्चन आता है जन राष्ट्रवाद का उदय कब से माना जाता है, तो 1919। इसलिए आप इस ईयर को अच्छे से नोट करेंगे और लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर क्या किया, कर बढ़ा दिया। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट था ब्रिटिश, तो उन्होंने उस खर्चे को निकालने के लिए भारत से क्या किया, यहाँ व्यावसायिक मुनाफों पर कर बढ़ा दिया, क्योंकि उधर खर्चा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसलिए वहाँ की पूर्ति के लिए भारत से संसाधनों का दोहन करेंगे अत्यधिक। तो सैनिक व्यय में इजाफे, युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं उस समय कैसे युद्ध हुआ था। युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग क्या हुई, बढ़ रही थी। जूट के बोरे और कपड़ों की मांग बढ़ रही थी। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी। जो अन्य देशों से भारत में आने वाली सामग्री थी, तो आयात में क्या हुई, कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। जो भारतीय व्यावसायिक समूह था, व्यापार करने वाला था, उन्होंने क्या किया, अधिक अवसरों की मांग करने लगे कि और इसको विकसित किया जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरी देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इसमें बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया अफ्रीका के जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वह एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह से शोषण कर रही हैं। इस तरह से जब यहाँ के सेना भर्ती उन्होंने तुरंत करी और भारतीयों को जब लड़ाई में भेजा, तो वो इस बात को समझ गए कि जो ये साम्राज्यवादी अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाली शक्तियाँ हैं, तो किस प्रकार से क्या कर रही हैं, एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रही हैं, सिर्फ शोषण कर रही हैं। तो इस प्रकार से अब उनको समझ में आ गया। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में क्या किए, औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे, अर्थात जो सैनिक में गए थे वह भी अब विरोध करने लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई।
इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। तो रूस में क्रांति हुई थी उपनिवेशवाद को लेकर, स्वतंत्रता के लिए। इससे भारतीयों का मनोबल बढ़ा और एक प्रेरणा मिली भारतीयों को। अब हम पढ़ेंगे गांधी युग या महात्मा गांधी का आगमन। यहाँ से अब मुख्य इम्पोर्टेंट आंदोलन शुरू होंगे, कुछ घटनाएं होंगी जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन शुरू होंगे। चूँकि अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी, इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन करेंगे। जैसे उसमें हिंसा होगी आंदोलन वापस ले लिए जाते थे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इस सन को आप याद रखेंगे, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। उस समय इनकी उम्र थी 46 वर्ष। वे वहाँ नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। अर्थात उत्तर से दक्षिण तक के सभी लोगों से मिलने का उन्हें क्या हुआ, मौका मिला। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। पहले तो उन्होंने पूरे भारत को देखा, घूमा, अच्छे से जाना। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालात को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में देखने को मिलते हैं। जो नील विद्रोह था चंपारण का, उसमें बताया गया था, ये चर्चा हो चुकी है पूरी नील विद्रोह की। फिर एक नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिण अफ्रीका में थे। 1895 की घटना है। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। तो यह क्वेश्चन आता है कि नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया। तो गांधी जी नस्ल भेद का विरोध करने के लिए क्या किए, नटाल कांग्रेस का गठन कब, 1895। कहाँ, अफ्रीका में। इसको आप जरूर याद कर लें, नोट कर लें। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं, ये महात्मा गांधी हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से क्या हुआ, जो चंपारण में नील विद्रोह वगैरह आंदोलन थे, तो इन आंदोलनों के रूप में क्या महात्मा गांधी सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक क्या किया, नेतृत्व किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जो मिल थी कपड़े बनाने की उस समय, तो मजदूरों की पड़ताल थी, उसका इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब हम चर्चा करेंगे 1919 से 1922 के बीच के आंदोलन की, कुछ गहराई से इनको हम देखेंगे। तो जलियांवाला बाग भी होता है, उसके बाद आंदोलन होगा, उसको भी हम देखेंगे भी। तो रॉलेट सत्याग्रह, यह क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट कब आया। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का क्या किया, आह्वान कर दिया। तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में। इसको आप नोट कर लें, बहुत IMP है, हर बार पूछा जाता है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों का क्या करता था, अंकुश लगा रहा था। पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम नेता थे, इन्हीं के कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैतान की करतूत किस कानून को बताया। तो जो रॉलेट कानून था, रॉलेट एक्ट था, उसको महात्मा गांधी जी लोगों द्वारा क्या बोला गया, शैतान की करतूत या निरंकुशवादी। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में
अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। तो इस प्रकार से नो दलील, नो वकील, नो अपील की इसमें सिफारिश की गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा था लोगों से। तो एक क्वेश्चन आता है कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसमें किस मूल अधिकार का हनन हो रहा था? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार का हनन हो रहा था, अंकुश लग रहा था। तो इसको आप याद रखेंगे। और शैतान की करतूत, इसको संज्ञा दी गई गांधी जी द्वारा। उन्होंने घोषणा कब की? 6 अप्रैल 1919 को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध दिवस के रूप में। यह वह परिसर है जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, तो जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाई थी। बाद में चित्र लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान इशारा कर रहे हैं। नाइटहुड जो ये उपाधि दी जाती थी, इसका परित्याग कर दिया था इस घटना के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, नरसंहार हुआ, तब ये नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठाकुर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उन्होंने वापस कर दी थी। तो नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि है। तो इसको आप याद रखेंगे। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी, किसके परिणाम वापस करी? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। तो अभी इस पर चर्चा होगी, इसमें दिया भी होगा। तो इसमें है रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सन 1919। इस डेट को आप IMP है लिख लें, कहीं नोट्स में अपने नोट कर लें, ये हर हाल में क्वेश्चन आएगा। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि क्या किए? वापस कर दी। ये शब्दावली आ गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों करी या किसका परिणाम था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पीड़ा और गुस्सा होकर के उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोग का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। ऐसा उम्मीद महात्मा गांधी जी करते थे और मिला भी उनको समर्थन। अब हम आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किस रूप में हुआ? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के रूप में। तो इनको आप याद रखेंगे। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा बहुत सख्त सीधे थोप दी गई, बहुत सख्त संधि जो थी थोप दी गई जलियांवाला बाग। तो इसीलिए जब उनके ऊपर संधि थोप दी गई खलीफा के ऊपर, तो मुस्लिम और कांग्रेस अब एकजुट हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में क्या हुआ? भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, अब इसको आप याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, तो दोनों के नाम आप याद रखेंगे। अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो इस प्रकार अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। तो उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, उसके नेता कौन थे? तो नेता मोहम्मद अली थे और शौकत अली, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पैरा में अब देखते हैं। तो नेक्स्ट पैरा बताता है 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिली। 21-22 में असहयोग आंदोलन को और गति मिली।
हजारों विद्यार्थियों सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी आर मजूमदार जी ने, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो इस प्रकार सब ने त्याग पत्र दे दिया शासकीय संस्थाओं से भी, अर्थात विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू ये सब वकील थे, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे वकीलों ने क्या की, वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को क्या किया, वापस कर दिया, लौटा दिया गया। और विधानमंडलों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ये कथन कारण में सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। तो इस प्रकार से अब जनता में जैसे ही गांधी युग शुरू होता है तो हर भारत का हर नागरिक उनमें पार्टिसिपेट करता है और हर एक आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा था। इसलिए अंग्रेजों को क्या होगा, भय होगा इसका। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है असहयोग और खिलाफत आंदोलन की। इसमें एक कोट दिया गया है, उसको भी पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत, उसको भी देख लेते हैं। तो अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का कथन एक देख लेते हैं। तो प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने को अहिंसा का जन्म होता है। प्रतिफल मतलब परिणाम कुछ भी हो, आप अच्छे कार्य करिए। प्रतिफल की कोई चिंता, आप फल की इच्छा छोड़ दीजिए और अच्छे काम करते रहिए, इसी का नाम अहिंसा है महात्मा गांधी जी के हिसाब से। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वाले के साथ भी नहीं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का अर्थ बताने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे लोगों की पहलकदमी कि इन आंदोलनों में लोगों द्वारा क्या किया गया योगदान, तो उसको हम देखते हैं। तो कई जगह लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक क्या किया, विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह से रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने हिंसात्मक घटनाओं को जन्म दे दिया। आगे देंगे, सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो अब इसमें कई स्थानीय किन किन क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं ने कैसे कैसे आंदोलन को बढ़ाया, उस पर चर्चा अब आगे की जाएगी। तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन, कहाँ, खेड़ा गुजरात में। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों और उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। इस प्रकार से अब सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। घेराबंदी क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन, यह है घेराबंदी। देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो उन्हें यकीन था, किनको, वनवासियों को, किसानों को यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर क्या कर देंगे, कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी गांधी जी से कि वो जल्दी ही हमारे लिए कुछ करेंगे, ये वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे और सारे अधिकार हमारे पास फिर से आ जाएंगे। महंत क्या है, तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत बोला गया। गैर सरकारी या बेदखली क्या है, तो पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। तो गैर कानूनी बेदखली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो सिंध मौजूद पाकिस्तान, सिंध प्रांत मौजूदा पाकिस्तान
मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान करी। तो इस प्रकार उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रभाव रहा। अब पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में सिखों के अकाली दल, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की क्या करी, नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते हैं कि उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। तो जो असम के लोग थे वे वैष्णव और कृष्ण जी का गीत गाते थे, तो उन्होंने अब गांधी राज का यशगान करना शुरू कर दिया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह आंदोलन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत हो गया, अर्थात गुजरात से असम तक और सिंध वर्तमान पाकिस्तान से लेकर के केरल तक दक्षिण तक विस्तृत था। अब हम देखेंगे जनता के महात्मा, अर्थात गांधी जी अब एक महात्मा के रूप में कैसे प्रतिष्ठित और सामने आए। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता ने उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये डायग्राम बताया गया है, जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी थे उसी प्रकार महात्मा गांधी जी सारथी के रूप में खड़े हैं और नेहरू जी ध्वज पताका लिए हुए, भारत माता का चित्र है, रथ पर सवार हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस जी की सेना है और पीछे ये सारे स्वतंत्रता सेनानी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं उसकी एक छवि। अब देखते हैं जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से क्या करेगा, छुटकारा दिला सकता है, मुसीबतों से और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय बंटवारों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में क्या कर रहे हैं, मदद देंगे। खेतिहर मजदूर को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को क्या किया, श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता जो है उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। तो मतलब कई जगह कुछ नाम का गलत भी उपयोग किया जा रहा था, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। यहाँ पे एक कोड दिया गया है, इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन का पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट है। एक अंश इस प्रकार है। दूर दराज के गांवों में गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो महात्मा मतलब गांधी जी से महात्मा कैसे बने, उसकी एक घटना थी ये। अब हम देखेंगे क्या 1922 से 1929 तक की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों ने एक भीड़ में चौरा चौरी क्या किया, पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया। जिंदा पुलिसों को जला दिया गया था चौरा चौरी
हत्याकांड जो हुआ था, तो गांधी जी ने अचानक क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसा के सख्त विरोधी थे। तो जब ऐसी हिंसक घटनाएं घटी 22 में, तो चौरा चौरी कांड कब घटा, तो 1922 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे, तभी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या करी, गोलियां चला दी थी। इसलिए उन्होंने फिर पुलिस को बंद करके पूरे थाने में आग लगा दी। तो इसको किस घटना के नाम से जाना गया, चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो जो ये वकील लोग थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने क्या किया, ऐसी समझाइश दी या दलील दी कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, तो इसको क्या करना चाहिए, परिषद के चुनाव में अब हिस्सा लेना चाहिए, जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत से गांधीवादियों ने अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो इस प्रकार से भी हम खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1921 में देखे थे। अब हम इसको देखेंगे 1930 में क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, तो 1930 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुओं के संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। कौन कौन, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुओं के संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जो आज भी चलती है। ये 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अर्थात जो 20 का दशक था, 20 से 30 के बीच का जो ईयर था, तो उसमें दो पार्टियां सामने उभर कर आती हैं या दो संगठनों का निर्माण होता है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी क्या थे, सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस, ये कोड दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे, वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। तो ये कहाँ से रिलेटेड थे, ये याद रखना पड़ेगा आपको, तो पूर्वी बंगाल से। और इसी 20 से 30 के दशक में कौन, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आदि नेता सक्रिय थे। ये साइमन कमीशन आया था, इसलिए यहाँ पे नारा दिया गया है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ। तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में, किसकी अगुवाई में, लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग ने कई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। इस आयोग में क्या, कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। किसमें, साइमन आयोग जो आया था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में। इस डेट को आप याद रखेंगे, 1927 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया, तो 1929 में पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पारित किया गया
और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये लाइन, इनको आप नोट कर लेंगे। फिर ये एक कोट में देखेंगे, हमारे देश के सर्वोच्च क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह जी को, तो बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद, ये इनका कथन था, इंकलाब जिंदाबाद इनका नारा था। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने बम फेंका था। तो इस प्रकार से ये अपना कोट देते हैं। तो ये कोट भी पूछा जाता है, बहरे कानों को सुनने के धमाके की ज़रूरत होती है, किसका कथन है? तो ये भगत सिंह जी का कथन है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। इसको आप याद रखेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में, कहाँ? फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव, इनको आप याद रखेंगे, इनके नाम। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक साइड लिख लेंगे, इनके द्वारा स्थापित कब? 1928 में। कहाँ? दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में। फिर है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की क्या करी? हत्या की थी। कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स नामक पुलिस ऑफिसर की, जिसने लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये गुस्सा हुए थे, अत्यधिक गुस्साए हुए थे और इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट पैरा इसी में देखते हैं। तो अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया? बम फेंक दिया। किसके साथ? तो बीके दत्त के साथ। इनको आप याद रखेंगे, इनके साथी थे, राष्ट्रवादी थे बीके दत्त जी। तो उनके साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बहरों को सुनाना है। जैसा कि ऊपर के कोड में इन्होंने बोला था कि बहरे कानून को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष थी। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे, इस डेट को याद रखेंगे, 23 मार्च 1931, जिस दिन इनको फांसी हुई थी। तो इस डेट को आप याद रखेंगे, ये डेट सहित पूछा जाता है। और 8 अप्रैल 1929। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए यह यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। पूर्ण स्वराज जो था वह अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, अर्थात जितना भी नमक बनाया जाएगा, उत्पादित किया जाएगा, वह ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाएगा और जितना बेचा जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, भारत के लोग स्वयं नमक बना लेते थे। तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की गई 1930 में। तो एक क्वेश्चन आता है, दांडी यात्रा कब की गई? 1930 में। किसके नेतृत्व में की गई? गांधी जी के नेतृत्व में की गई। किस लिए की गई? नमक कानून तोड़ने के लिए की गई। महात्मा गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत
तभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। तो इस प्रकार से इसमें लोगों का सहयोग मिला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए। तो यह कब कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो साबरमती आश्रम से। इसको आप याद करेंगे। तो दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो इस प्रकार से कहाँ तोड़ा गया? तो दांडी के तट पर 240 किलोमीटर दूर दांडी के तट पर उन्होंने बिखरे हुए नमक को इकट्ठा करके नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, यानी तोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो साबरमती आश्रम से। इसको आप याद करेंगे। उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध किया अंग्रेजों ने। एक कोट दिया गया है, कोट को पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई को आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल में आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में। पूरा जन सैलाब एकत्रित हो गया था। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष में जबरदस्त ताकत थी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों में, शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। फिर है नेक्स्ट पैरा में, महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ था। इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। रिहा होने के बाद उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। अंबाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे दुखद या सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। तो वह लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना, बुनाई कताई सिखाना और आंदोलन करना, ये उसके सुखद क्षण होते थे। इसको वह सुखद क्षण मानती थी। उसका मकसद था प्रतिबद्धता। एक नया मकसद उभर कर सामने आता था जिसकी प्रतिबद्धता उसमें दिखाई देती थी। अब हम लास्ट पैरा देखते हैं इसका। तो आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी जी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो इस प्रकार से सरोजनी नायडू उस समय की प्रमुख नेता थीं। अब हम देखेंगे नमक कानून यहाँ पे टूट जाता है। ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के साथ जो है सरोजनी नायडू प्रेस 1931 की ये तस्वीर है। सरोजनी नायडू जी, महात्मा गांधी जी। 1920 के दशक के शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा की मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यह पहली महिला थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कब? 1925। इसको आप याद रखेंगे। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। देखते हैं अब आंदोलन का मुख्य नेक्स्ट पैराग्राफ। तो भारतीय जनता ने साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो
तो इस प्रकार 35 में जब घोषणा की गई, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसको बोलते हैं हिंदी में भारत शासन अधिनियम, तो प्रांतीय स्वायत्तता का इसमें प्रावधान किया गया था। और 1937 में जो प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव हुए, उसमें उन चुनावों के परिणाम जब सामने आए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद क्या हुआ, तो सितंबर 1939, 37 में बनी, 39 2 साल बाद, 39 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में क्या करें, मदद देने को तैयार थे। कौन? कांग्रेस के नेता जो थे, तो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए क्या थे, तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे, क्या चाहते थे कांग्रेस के नेता हमारे देश के, युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने बात नहीं मानी, किन्ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने यह बात मानी कि हम आपका सहयोग करेंगे, ब्रिटेन के युद्ध में हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। आप यह लिखित में दें कि आप स्वतंत्रता हमें दे देंगे या स्वतंत्र घोषित कर देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने सरकार से क्या किया, विरोध के तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। तो वीर लखन नायक के बारे में यह कोट है, इसको देख लेते हैं। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस, उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, अब देखते हैं। 25 अगस्त 1942 को 19 लोगों नवरंगपुर स्थित पवरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही क्या हुए, मारे गए। कितने? 19 लोग। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। कौन? वीर लखन नायक को भी क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाए, अर्थात जब हम पूर्ण स्वतंत्र हुए उसका सूर्योदय वे नहीं देख पाए। नेक्स्ट पैरा में वही बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। तो इस प्रकार वीर लखन नायक के बारे में लिखा गया है। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। संघ के भीतर रहने प्रांतों की तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को ही प्रांतीय स्वायत्तता, अर्थात जो देश के अंदर कई छोटे छोटे प्रांत हैं वे स्वतंत्र रहेंगे अपना खुद का निर्णय लेने के लिए, देश का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वयं अपने प्रांत का निर्णय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए, असंख्य लोग घायल हुए। अब हम ये मुख्य मुद्दा है और लास्ट भी है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद अंग्रेज छोड़ देते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा हो। आप याद रखेंगे 1942 अगस्त 1942 की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन, उसको नोट कर लेंगे। भारत छोड़ो और उसके बाद क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की घटना है। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने
अपनी सरकार का क्या किया, गठन कर लिया। तो इस प्रकार से गांधी जी को जरूर जेल में डाल दिया गया, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा और क्रोध आ गया कि वे कूद पड़े इस आंदोलन में, यहाँ तक कि विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बन गए। लेकिन आंदोलन अहिंसक रूप से भी चल रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से अब अंग्रेज, जैसा कि नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत, इसमें महात्मा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया करो या मरो। तो ये आप याद रखेंगे। अब पढ़ लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में से विश्वास नहीं रखते थे। अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। तो जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए कहाँ पहुँच गए, सिंगापुर। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, तो उसको आप नोट कर लेंगे। गठन किया गया 44 में। आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में क्या किया, हिस्सा लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन, राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और जो है तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसको भी आप नोट कर लेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, अर्थात जब हम स्वतंत्र होते हैं और पाकिस्तान और भारत का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। 40 तक कोई विभाजन का जिक्र नहीं, पाकिस्तान को अलग देश बनाने का जिक्र नहीं, लेकिन स्वतंत्र राज्य के रूप में मांग की गई। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, अब इसका जवाब इसमें मिलेगा नेक्स्ट पैरा में। तो 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। जो मुस्लिम लीग थी वह मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की छवि देखने लगी थी दांडी यात्रा के बाद, 1930 के दशक के बाद। 1930 से 40 तक जो घटनाएं घटी उसको मद्देनज़र देखते हुए इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। तो पहले कोट पढ़ लेते हैं। कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। इसमें डायग्राम एक दिया गया है। ये मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम में 1942 की ये तस्वीर है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थीं। बहुत सारी भाषाओं में जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान, बहादते दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो मौलाना आज़ाद ने। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे चित्र नंबर 17 को। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ वार्ता करते
सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 की घटना है, इसमें आप देख सकते हैं। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यह क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो इनको आप याद रखेंगे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सी राजगोपालाचारी जी को। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो डायग्राम है, इसको आप देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945-47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी इन्होंने। तो ये प्रांतों को, देश को जोड़ने का काम इनको सौंपा गया था। जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी एकीकरण करने के लिए देश का। तो पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता संग्राम में असली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे, तो 1931 में। फिर हम नेक्स्ट इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। चित्र नंबर 19 है, महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। ये जिन्ना है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना। लखनऊ समझौता कराने में एक अहम भूमिका अदा की। 1916 का जो लखनऊ समझौता था उस पर 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग के पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं में से क्या थे, एक थे। तो इस प्रकार से यदि पाकिस्तान को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो जिन्ना का था। अब ये चित्र नंबर 20 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गांधी जी हैं। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की तस्वीर है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है, उस पर चर्चा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, न किसी धार्मिकता के लिए और न ही किसी अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उसको सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बोला गया। अब यहाँ देखते हैं तो 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। तो इस प्रकार से अब मुस्लिम लीग यहाँ से स्पष्ट रूप से अब अलग होती नज़र आने लगी थी। जब उन्होंने कांग्रेस से कहा कि जो प्रांत हैं उनमें कांग्रेस के साथ हम मिलकर सरकार बनाएं, लेकिन जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो उनका फासला और बढ़ गया। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने आप लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की थी। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस ने ज़्यादातर नेताओं जेल में थे। 40 के दशक में जब भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ तो ज़्यादातर नेताओं को कहाँ, जेल में भेज दिया गया। उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 45 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से क्या करी, बातचीत शुरू कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग दोनों से क्या करना शुरू कर दी, बातचीत करना। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। किसको, मुस्लिम लीग को। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, इसलिए उन्होंने इस दावे को नकारा।
अब हम देखेंगे इसके बाद की घटना, ये 45 की घटना है, स्वतंत्रता देने की बात हो रही है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। 3 सदस्यों का एक संघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो इस प्रकार से उन जो 3 सदस्यों का संघ था उसने यह सजेशन दिया कि भारत को अविभाजित रखा जाए, अर्थात बंटवारा न किया जाए, लेकिन जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको कुछ स्वायत्तता अधिक दी जाए और कुछ ढील ढाल महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी था, मतलब आवश्यक हो गया। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो 16 अगस्त 1946 को आप याद रखेंगे, मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। तो ये हिंसात्मक दंगों में परिवर्तित हो गया मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही जो कर रहे थे ये। अब हम कोर्ट को देख लेते हैं। इस कोर्ट में आप खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 की घटना है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे कि अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो किसके संस्थापक थे ये भी आप याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। तो इस प्रकार से आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंसात्मक पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। जो हिंसात्मक शरणार्थी थे वे कहाँ इकट्ठा हो रहे थे, दिल्ली में, अब भोजन की तलाश में। कौन हिंसात्मक जो थे, मुस्लिम लीग के जो थे, आप इनको देख रख सकते हैं। अब है कई लाख लोग क्या हुए, मारे गए। जब हिंसात्मक आंदोलन हुआ इसमें कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। इस प्रकार से ये कहानी 1870 से 1947 या स्वतंत्र भारत तक की इसमें बताई गई है। इस प्रकार से जिन्ना पाकिस्तान की अलग मांग रख करके हिंसात्मक आंदोलन करता है, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली जाती है, करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। ये उधर के जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान में बसे हिंदू भाई थे, तो ये दिल्ली में आ गए अब शरणार्थी के रूप में, चूँकि ये हुक्म हुआ था कि जिनको इच्छा हो वे भारत जा सकते हैं और जिनकी इच्छा हो वे पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस प्रकार से घर बार परिवार घर सब छोड़ करके आदान प्रदान हुआ पब्लिकों का और एक नया राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में सामने आया। तो स्वतंत्रता की जो खुशी होनी चाहिए थी वो गम में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह आपको बहुत हेल्प पहुंचाएगा एग्ज़ाम में। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।